खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रुखमा यार, कब तक यूं ही रहूंगी कमरे में बंद? प्लीज बाहर निकलो। मैं जब से आई हूं तुम बस कमरे में रहती हो, चलो मेरे साथ। हूरिया कमरे में आती उसको बेड पर बैठाकर देखकर कहती है, आप ही दिल नहीं, आप चली जाए ना, मुझे यहीं पर रहना है। झट से उठते वो कह गई, मगर ये लड़की क्या कर रही है इधर? दिलावर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हूरिया कुछ भी बोलती आगे की, तभी उसको अम्मा साईं की ऊंची आवाज सुनाई दी। ये कह रही है अम्मा साईं। वो दोनों हैरान होती कमरे से बाहर निकली जब जमान दिलावर के साथ एक लड़की नजर आई जिसने अपने शानों पर शाल की हुई थी। सफेद चेहरा था मगर आंखें सुर्ख थी रोने के बायस। मैं पूछती हूँ कि ये लड़की क्या कर रही है हमारी हवेली? किस रिश्ते से लेकर आए हो तुम यहाँ पर इसको? अम्मा साईं, ये मेरी बीवी है, मैंने इसे निकाह कर लिया है। आपसे कहा था ना कि सिर्फ इरज से ही निकाह करूँगा। वो इरज की तरफ देखता है जो सर झुकाए कामते वजूद से उन सब की बातें सुन रही थी। ओह अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसके पीछे तुम हमारी हवेली की गैरत को बेच आए हो। अब तो निकाह भी कर लिया है तुमने। अम्मा साईं आगे आती इरज को आंखें छोटी करती देखती है। अम्मा साईं, ये हमारी बेगम है, आपको जो कहना है वो हमें कहें, मगर हम अपनी जानम के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। वाह बेटा वाह, अभी निकाह करके आए हो और अभी इसके पल्लू के साथ लगे मुझे बातें सुना रहे हो। क्या सोचकर तुमने ये निकाह किया? मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मेरी औलाद इतनी मुंह जोर कैसे हुई है। दिलावर आगे बढ़ता है। अम्मा साईं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रही हैं। बस दिलावर, बस तुम्हारी कमी थी, जो ये करके भी तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। बस मेरी औलाद को जब मेरी फिक्र नहीं तो मुझे क्या लगे तुमसे? अम्मा साईं कहती सीढ़ियों की तरफ मुंह करती हैं। रुक जाएं अम्मा साईं, इरज ऊंची आवाज में कहती उनके कदम रोक लेती है। मुझे भी इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, मैं तलाक चाहती हूँ। उसके बोले अल्फाज हाल में खामोशी अख्तियार कर गए। दिलावर गुस्सा जब्त करने वाली आंखों से देखता उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। जानम, ऐसे नहीं कहते, अभी तो हमारा निकाह हुआ है, इसलिए चुप। अब ऐसी बात की तो आंखों से खा जाने वाली नजरें थीं जो इरज की स्याह भवों आंखों में देखता उसको डरा रहा था कि तभी अम्मा साईं एक तरफा तंजिया मुस्कुराहट लाती दोबारा से नीचे आती है। देखिए अम्मा साईं, मुझे इस घर में रहने और आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मुझे तलाक चाहिए अभी। इरज ये सब जानबूझकर कर रही थी कि दिलावर के लिए मुश्किलात पैदा कर सके, मगर वो भी दिलावर साईं था, फिर भला अपनी जानम को कैसे ना काबू करता। मैंने कहा ना चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। तुम्हारे साथ निकाह किया, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं जो तलाक चाहिए। छोड़ो मुझे, तुम सब बेगैरत हो यहाँ पर सब। इरज बेलिहाज बोली थी। अम्मा साईं का तो मानो मीटर ही हाई हो गया इस आम सी लड़की के मुंह से ये लफ्ज सुनकर। चटाक! इरज तेजी दिखाती अपना बाजू आजाद करवाती है कि तभी अम्मा साईं उसके पास आती एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। कुछ पल के लिए सबके मुंह बंद हो गए थे, आंखें हैरान कुन थीं कि ये क्या हुआ है। थप्पड़ इरज को नहीं बल्कि दिलावर को लगा था, क्योंकि वो इरज के सामने आता उसका थप्पड़ भी खा गया। अम्मा साईं चौंक गई थी, और क्यों ना चौंकती, ये जो काम कर गई थी। दिलावर की नजर एक पल के लिए जमीन पर झुकी थी। दूसरी तरफ इरज चंद कदम पीछे होती डर गई कि सब पता नहीं क्या होगा। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने अपनी बीवी का थप्पड़ खाया। अब तुम्हें भी अकल आएगी कि जब बीवी की जुबान काबू से बाहर हो तो उसका अजाला शौहर को उठाना पड़ता है। दिलावर ने आंखें उठाई, सिर्फ इरज की तरफ देखा था। अम्मा साईं अब और बर्दाश्त न करती वहां से चली गई, क्योंकि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे को थप्पड़ जो मार बैठी थी, और ये काम उनके लिए निहायत तकलीफ दे था। हूरिया और रुकमा भी इन दोनों से कोई बात किए बगैर ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि वो अगर कोई भी बात करती तो अम्मा साईं उनका भी यही हाल करती जो आज दिलावर का हुआ था। आज से पहले उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था, मगर आज अपनी ही माँ के हाथों से थप्पड़ खाया था उसने, सिर्फ अपनी जानम के लिए। अब पता नहीं उसका क्या हाल करेगा वो। मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ बेगैरत मर्द हो, मगर यहाँ पर तो तुमसे भी आला तरीन लोग भी मौजूद हैं।
वो फिर से अल्फाज चबा चबा कर कह रही थी जो दिलावर की बर्दाश्त से बाहर थे। तभी वो चुप करता, उसकी कलाई मजबूती से पकड़ता, अपने साथ घसीटने वाले अंदाज में ऊपर लाता, अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आते ही वो उसको पीछे से खींचते तेजी से आगे बेड पर गिरा देता है और खुद आगे बढ़ता उसके सर पर खड़ा होता है। इरज मुंदे मुंह बेड पर जाकर गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी कमीज थोड़ी सी पोजीशन से हिली थी। आज बताऊंगा कि बेगैरत मर्द क्या होता है और मैं कौन हूँ। कितनी बार कहा था कि अपनी जुबान को काबू में रखो, मगर नहीं, ये जो कैंची की तरह चलती है आज इसको काटना ही पड़ेगा जानम साईं। इरज जल्दी से सीधी होती, बेड के ऊपर पाँव करती, पीछे की तरफ खुद को घसीट रही थी कि तभी दिलावर एक लंबा सांस लेता उसके पास आकर बैठता है। अब क्या हुआ है तुम्हें? चिल्लाओ ना, अपनी जुबान से कहो ना मुझे बेगैरत, बोलती क्यों नहीं हो? वो तेजी से आगे होता, उसका जबड़ा दबोच लेता है। प्लीज ऐसा मत करो, मैंने क्या किया है? मुझे मेरे घर जाने दो। बस बस जानम साईं, इतना याद मत करो अपने घर को, ऐसा ना हो कि फिर मैं हकीकत में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले सिर्फ याद बना दूं। वो आगे बढ़ता, अपना झुकाव करता, उसकी आंखों में ही देख रहा था जिनमें सिर्फ खौफ झलक रहा था। उसकी ठोड़ी को ऊपर करता, वो उसके लबों पर फोकस करता, मजीद आगे बढ़ता है। इरज ने अपनी सांस रोक रखी थी। वो जोर से आंखें बंद करती आने वाले हादसे पर रजामंद होती चुप रही थी, जबकि दिलावर उसकी कैफियत को देखता कुछ पल यूं ही रहा, फिर यकदम उसको खुद से आज़ाद करता वो बेड से उठ खड़ा हुआ। वो कुछ भी न कहते कमरे से बाहर चला गया। इरज ने आंखें कमरे के दरवाजे की आवाज़ पर खोली थी। दिल जोर जोर से मचल रहा था। अम्मी, आप जब से आई हैं हवेली से होकर तब से चुप रहती हैं, कुछ बताएं ना कि क्या हुआ था वहाँ पर? मुझे फिक्र हो रही है। आज भी रुकमा यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, प्लीज अम्मी कुछ तो बताए ना। हैदर खालिदा बी के पीछे पीछे चलता उनसे बात कर रहा था, जबकि वो किचन में खड़ी उसको इग्नोर करती फ्रिज से कुछ सामान निकालने में लग जाती है। अम्मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज कुछ तो बताएं कि क्या कहा था उन्होंने? क्या इनकार कर दिया है उन लोगों ने? हैदर आवाज आहिस्ता करता कहता है। दिल से जान हलक तक आ रही थी। हाँ, इनकार कर दिया है उन लोगों ने, ये कहकर कि अपने बेटे को लड़कियों की तमीज करना सिखाएं पहले। क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अब वो कभी भी रुखमा का तुमसे रिश्ता नहीं करेंगे। न जाने आजकल की नौजवान नस्लों को ये सब करते शर्म नहीं आती। खालिदा बी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर हैदर का चेहरा शर्म से झुक गया था। अम्मी देखें, आप बस मुझे बता दें कि उन लोगों ने रिश्ते से क्यों इनकार किया है, आखिर क्यों? खालिदा बी कुर्सी पर आकर बैठती है कि तभी हैदर उनको कंधे से पकड़ता निहायत एहतराम से कहता है, अम्मी आप छोड़ो मुझे तो शर्म आ रही है कि तुमने ये हरकत की। अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो क्या तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होता कि कोई भी लड़का उसके साथ यूं करता जो तुमने किसी की बहन के साथ किया है? बताओ ना। खालिदा बी का गुस्सा बढ़ रहा था मजीद। अपने गुस्से को जब्त करती वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और वहां से अपने कमरे में चली गई। हैदर वहीं पर उनको जाते देखता परेशान सा हो गया। अरे यार, मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें पता है आज रुखमा क्यों नहीं आई? यार, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही, पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या तुम्हारी बात नहीं होती उसे? अगर होती है तो उसको ये कहना कि हैदर ने तुमसे बात करनी है, प्लीज। हैदर सज्जल के पीछे चलता बातें कर रहा था, तभी वो बेजारी लाई रोकते पीछे होती है। देखो हैदर, वो तुमसे अब कभी बात नहीं करेगी, तो इसलिए बेहतर है कि तुम उसको भूल जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत यूनिवर्सिटी में की थी वो सबको पता चल गई है। और उसकी अम्मा साईं को भी शुक्र करो कि अभी सिर्फ उसका रिश्ता कहीं और तय हुआ है, वरना वो जितने जालिम लोग हैं तुम्हारी लाश बनाकर फिर उसकी डोली उठाते। क्या कह रही हो तुम? उसका रिश्ता कहीं और? मगर क्यों? हैदर ने आंखें फाड़ कर देखा। हाँ, ऐसा ही है। उसका रिश्ता अम्मा साईं ने कहीं और कर दिया है और चंद दिन बाद उसका निकाह करवा कर कहीं भी रुखसत कर देंगी। इसलिए तुम उसको भूल जाओ और मुश्किलात मत बनाओ उसके लिए। आगे उसकी फैमिली बहुत जालिम है। सज्जल कहती उसको बाएं समाजी वहां से चली गई, जबकि हैदर का दिमाग सुन हो रहा था कि निकाह वो भी किसी और के साथ। रुखमा, तुम सिर्फ मेरी हो और देखना, तुम्हारे तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान पड़ी तो कर दूंगा। हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता, सिर्फ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। निकाह सिर्फ हम दोनों का होगा। हैदर ने पॉकेट से फोन निकाला, अपना रुख यूनिवर्सिटी से बाहर किया और गाड़ी की तरफ आते सड़क की तरफ देखता और फोन पर बात करते समझाने वाले अंदाज में बताते अपनी गाड़ी में बैठा। मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें मुझसे दूर करता है। बहुत जल्द मुलाकात होगी रुखमा।
رات کے 1 بج رہے تھے جب سب اپنے اپنے کمروں میں موجود سو رہے تھے، مگر اس حویلی میں ابھی بھی 2 شخصیات کے پاس سے بھی نیند نہ گزری تھی۔ ایک طرف رخما تو دوسری طرف ارج تھی۔ دلاور کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر بالکل بھی نہیں نکلی تھی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھانا تھا اور وہ باہر جا کر ان سے مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو منہ زور زبان جو چلا چکی تھی، اب کون ہوتا جو اسے کھانے کا پوچھتا۔ وہ پھر بھی بھوکے پیٹ سونے کی کوشش کرتی رہی، مگر جیسے تیسے کر کے اس کی آنکھ لگ ہی جاتی ہے۔ رخما بھی کمرے میں موجود صرف حیدر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہی عمل اس کو بار بار یاد آ رہا تھا۔ ایک تو غصہ اور اوپر سے دل کر رہا تھا کہ خود کو ہی جان سے مار دے۔ ایسی زندگی کون جینا چاہے گا کہ جس میں ایک لڑکی کے کردار پر تاکید کی جائے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ہی ایسا سمجھے۔ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ آنکھوں کو بند کرتی سونے کی کوشش کرتی ہے۔ جب آنکھوں میں نیند آلود ہونے لگی تو جھٹ سے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتی اس نے آنکھیں کھولی، اور بس یہ آنکھیں ایک بٹن کی شکل لے گئی، کیونکہ جو مقابل کھڑی شخصیت تھی وہ اس کی سوچوں سے بھی باہر تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جھٹ سے اٹھتی کمرے کے ارد گرد نظر گھماتی ہے، جبکہ وہ شخص اس کے پاس آتا اپنے ہاتھ سے اس کے لبوں پر رکھتا چپ کروا دیتا ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، چلو۔ حیدر نے رخما کے قریب ہوتے سرگوشی نما کہا۔ آواز آہستہ تھی۔ وہ آرام سے ہاتھ پیچھے کرتا کہ تبھی رخما چیخنے کی کوشش کرتی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر حیدر پھر سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا اس کو چپ کروا گیا۔ میں نے کہا چپ، کوئی شور نہیں ہوگا یہاں پر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارا کہیں اور رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتی خود سے دور کرنے کی جدوجہد شروع کرتی ہے۔ اگر شور نہیں کرو گی تو ٹھیک ہے، میں اٹھاتا ہوں ہاتھ۔ وہ آنکھوں سے سمجھاتے ہاتھ پیچھے کرتا ہے۔ رخما لمبا سانس لیتی کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا حرکت تھی؟ رخما، مجھے اس وقت بس تمہیں یہاں سے لے جانا ہے اور ہم پھر نکاح کر لیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ بہت ہرٹ کرے گا، مگر میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں، بلیو می۔ حیدر گستاخی سے بڑھتا اپنی باتوں سے قربت بڑھا رہا تھا، جو رخما کی برداشت سے باہر تھا۔ تبھی وہ اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتی اس کو چپ کرواتی ہے۔ کچھ پل کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی قابض ہو گئی۔ آنکھیں اٹھاتا وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر رخما کی کلائی پکڑتا اس کو بیڈ سے کھڑا کرتا اپنے سینے پر جھکاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میں نے بہت ہرٹ کیا ہے، مگر میرا یقین کرو میں بہت شرمندہ ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ تم کیسے کسی اور کے ساتھ نکاح کا سوچ بھی سکتی ہو؟ دیکھو ان آنکھوں میں کیا صرف تمہارے لیے محبت نہیں؟ رخما کے دونوں ہاتھ حیدر کے سینے پر تھے، جبکہ جھکاؤ چہرے پر تھا۔ وہ محبت میں قائل آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں کرنا مجھے تمہارے ساتھ نکاح۔ میں اپنی اماں سائیں اور اس حویلی کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنی محبت میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ ہونا تو تمہارا مجھے ہی ہے، پھر چاہے جتنی التجا کر لو۔ آئی ایم سوری رخما۔ حیدر اپنی بات کے مکمل ہونے پر ہاتھ میں موجود ٹیشو اس کے چہرے پر رکھتا اس کی آنکھوں کو بند کر گیا۔ رخما بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکتی تھی اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حیدر نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے سینے پر جھکا لیا۔ وہ آنکھیں نیچے کرتا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جو اس وقت بے حد حسین لگ رہا تھا۔ تبھی وہ محبت دکھاتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب اس گاؤں کے ایک گھر سے اونچی اونچی آوازیں گونج رہی تھی۔ ابھی تو کھیتوں پر سورج اپنی ہلکی ہلکی کرنیں چھوڑ رہا تھا۔ ارے میری بیٹی کو کون لے گیا؟ ارے کون ظالم تھا جس نے یہ سب کیا؟ ہائے اللہ، میری بیٹی پیالی پوسی پتہ نہیں کہاں پر ہوگی۔ ظالمو، اللہ پوچھے تم سب کو۔ شگفتہ بھی رو رو کر سب گھر والوں پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ طاہر بھی ان کے گھر پر موجود تھا۔ سب لوگ کسی فلم کو دیکھنے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی باتیں کرتا ایک دوسرے کو نتیجے سنا رہا تھا کہ تبھی ان کے گھر کے باہر ایک سیاہ رنگ کی جیپ رکی، جبکہ اس کے پیچھے بھی گاڑیاں تھیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ سائیں سرکار کی گاڑیاں ہیں، پھر یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ اس گھر کے دروازے پر راستہ بناتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کا بیاہ بھی کرنا تھا، نہ جانے کون لے گیا میری جان کو۔ ہائے ربا، مجھے میری بیٹی واپس کر دے۔ شگفتہ بھی اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی مسلسل رو رہی تھی۔ ارے اماں، کیا ہو گیا تجھے؟ ٹھیک ہے تیری بیٹی، اور ہمارے گھر پر ہماری بیگم کی حیثیت سے رہ رہی ہے، اس لیے اب ہم کو تھوڑی بد دعائیں دے۔
क्या पता कबूल होकर हमारी जानम को दर्द हो जो हम चाहते नहीं। अपने दामाद को प्यार से दुआएं दिया कर। अब तो हमारा इस घर के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक बन गया है। दिलावर सफेद लिबास में मलबूस, शानों पर अजरक ओढ़े, हमेशा की तरह मूंछों को बल देता अंदर दाखिल होता है। शगुफ्ता भी उसकी बातें सुनकर किसी बेजान की तरह उसके पास आती पांव में गिर पड़ती है। ताहर की जान पे बन आई थी कि उसने इरज के साथ निकाह कर लिया है। वो अपनी बातों की तस्दीक चाहता था। साईं सरकार, हमारी बेटी वापस कर दो। ना ना माँ, ये तू क्या कह रही है? बेटियां रुखसत होने के बाद सिर्फ अपने शौहर के घर की होकर रह जाती हैं, और वो हमारी बेगम है। हम उसको यहाँ पर क्यों छोड़ दें? आखिर हवेली की इज्जत है वो हमारी, इसलिए तो ऐसा मत बोल। अब उठ यहाँ से। यूं थोड़ी ना अच्छा लगता है कि घर आए नए नए दामाद को ऐसे खुशामदीद कहा जाए। और तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। घर में अभी रोटियां तोड़ी नहीं होंगी कि यहाँ पर मुंह उठा के आ गए हो सब के सब। दिलावर गुस्सा करते उन सब की तरफ देखता कहता है कि तभी ताहिर आगे आता, उसका कॉलर पकड़ लेता है। बगैर किसी खौफ के सब लोग हैरान थे। कमीने, कहाँ है मेरी इरज? बता। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि तू ऐसा ही होगा। तूने ही अगवा किया है हमारी इरज को। ताहिर की ये गुस्ताखी दिलावर को गुस्सा जमीन आसमान कर गई। वो अपने मजबूत हाथों से उसके हाथों को दूर करता अपने कॉलर को झाड़ता है कि तभी सब लोग ये मंजर देखते अपने मुंह खोल लेते हैं, क्योंकि दिलावर ने उसके चेहरे पर 3 मर्तबा थप्पड़ रसीद किए थे। पहले 2 थप्पड़ तो उसने होश में खड़े खाए थे, मगर अगला तीसरा उसको जमीन पर गिरा गया। खबरदार जो अपनी जबान से हमारी जानम को कुछ भी कहा, और तेरी इतनी औकात नहीं हमारा कॉलर पकड़ने की, इसलिए आज के बाद अपनी औकात देकर हमारे सामने आना। समझ आई बात तुझे? वो धारते हुए बोल रहा था। अब सभी गांव के लोग चुप होते वहां से जाने लगे, क्योंकि साईं सरकार ने जो उसका हाल किया था, अगर कोई भी वहां पर रहता तो उसके साथ भी यही होता। और बंद करो ये रोना धोना अम्मा। खुश हो कि तेरी बेटी का नसीब हमारे साथ जुड़ा है, ना कि इस ताहर के साथ। अगर तुझे पता चल जाए कि जितना ये शरीफ है गांव से बाहर, तो तू कभी भी इसका रिश्ता न करती इरज से, और इस बारे में सोचती तक ना। मैं बस यहाँ पर यही बताने आया हूँ कि वो अब मेरी इज्जत है, इसलिए अब तमाशा मत बनाना, वरना तुम जानती हो अम्मा कि साईं सरकार क्या कुछ कर सकता है। बेहतर अब मैं चलता हूँ। वो कहते वहाँ से चला गया। शगुफ्ता भी के दिल को सुकून मिला, मगर ताहर इतनी भीड़ में दिलावर के हाथों से थप्पड़ खाकर दिमागी तवाज़न खो चुका था। दिलावर जो गाड़ी में बैठने वाला था कि तभी ताहिर आगे बढ़ता मुलाजिम के हाथ से बंदूक छीनते दिलावर की तरफ निशाना बनाते गोली चला देता है। तभी गोली की आवाज़ उस घर पर साया कर गई। परिंदे खौफ से चीखने लगे, हर तरफ मुलाजमों की भाग दौड़ लग गई। कुछ तो दिलावर की तरफ लपके, मगर कुछ ताहिर को पकड़ने लगे, क्योंकि वो फायर करके वहां से भागने लगा, मगर मुलाजमों ने पीछा करते उसको पकड़ ही लिया था। दिलावर गोली खाते पहले तो हड़बड़ा गया था, मगर तभी मुलाजिम उसको सहारा देते गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाते हैं। गोली उसको पेट में छू कर गई थी, मगर खून काफी बह रहा था, और ऊपर से लिबास भी सफेद, जिसको देखकर दिल दहल जाता था। मौलवी साहब से कहो कि तैयार रहें निकाह के लिए, मैं अभी जा रहा हूँ देखने, इसलिए तुम यहाँ का ख्याल रखना। वो अपने दोस्त को समझाता वहाँ से चला गया। ये सब एक छोटे फ्लैट में मौजूद थे। हैदर ने रुखमा को यहाँ पर एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा था। निकाह करने की घर से मौलवी को भी बुला लिया था। अब पता नहीं रुखमा का क्या रिएक्शन होगा आगे से। वो कमरे में आते सामने रुखमा को पाता है, जिसे कुर्सी के साथ बांधा गया था, मगर सिर्फ कलाई को। रुखमा, ये क्या हुआ है तुम्हें? वो उसकी कलाई पर खून देखता फौरन से आगे भागा, क्योंकि रुखमा का बार बार कोशिश करना उसका खून को बहा गया। दिखाओ मुझे, छोड़ो प्लीज। हैदर, मुझे जाने दो। अम्मा साईं हम दोनों को कत्ल कर देगी, प्लीज मुझे जाने दो। खामोश, बिल्कुल खामोश। छोड़ आऊंगा तुम्हें हवेली, मगर पहले निकाह करना होगा मुझसे। हैदर रिलैक्स होते कहता उसकी फिक्र बढ़ा गया। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बच्चों वाली जिद है? अगर अम्मा साईं को पता चला कि उनकी जवान औलाद एक आधी रात बाहर गुजार कर आई है, तो क्या सोचती होंगी वो? तुम तो एक लड़के हो, तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र नहीं, मगर मैं एक लड़की हूँ, खुदा का वास्ता है जाने दो। हैदर कोई जवाब दिए बगैर अपने काम में मसरूफ था। वो उसकी दोनों कलाइयों से कुर्सी को खोलता, उसकी कलाई को पकड़ता, खून को देखते आंखें नम कर लेता है। देखो क्या हाल कर लिया है तुमने। अब मुझे पहले ये पट्टी लगानी होगी, फिर निकाह करना होगा।
तुम तो अभी से मुझसे काम निकलवाने लग गई हो रुकमा। वो हल्की सी मुस्कुराहट से कहता उठ खड़ा हुआ, मगर तभी रुकमा कुर्सी से उठती उसको धक्का देती भागने लगी। रुकमा रुको, कहाँ जा रही हो? दरवाजा बंद है जान। रुकमा जो दरवाजे की तरफ लपकी थी के सामने उसको बंद पाकर हैदर उसकी कुर्सी पर बैठता दीवानवार कहता है, उफ रुकमा, तुम कितनी मासूम हो मेरी जान। अच्छा बातें बाद में, पहले ये मरहम लगाता हूँ। हैदर उठते कमरे में मौजूद टेबल की तरफ जाता, एक बॉक्स को लाता, उसमें से पट्टी और रुई निकालता रुकमा की तरफ रुख करता है, जो अभी तक दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। इधर लाओ, पट्टी करो। क्यों जिद की थी यहाँ से जाने की? अब ऐसा मत करना, मैं नहीं देख सकता तुम्हें यूं इस तरह। मोहब्बत करता हूँ, जब तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होगी ना, फिर देखना मेरे दर्द में होने पर तुम्हें कैसा महसूस होगा। कुर्सी पर बैठते अपने काम में मसरूफ वो कहते अपनी पट्टी को मुकम्मल कर गया। रुकमा ने आगे से कुछ भी न कहा था। एक दफा नजर उसके चेहरे पर गिरी थी। सियाह हल्की सी शेविंग, सुर्ख सफेद चेहरा था। लबों को खोलते वो दिल लगाकर उसको पट्टी करता उठ खड़ा हुआ। चलो ये तो हो गया, अब हम जल्दी से निकाह कर लेते हैं, फिर तुम्हें भी घर छोड़ाऊंगा। वो कहते कमरे से बाहर चला गया, जबकि रुकमा रोते गालों को तर कर रही थी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या वाकई में उसका निकाह हैदर से होना था या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।